मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूं कि तुम सभी स्वस्थ व प्रसन्न होगे। आज मैं तुम्हें हिंदी साहित्य सागर के गद्य पाठ से अपना अपना भाग्य नामक पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके लेखक जैनेंद्र कुमार जी हैं। कहानी पढ़ाने से पहले तुम्हें लेखक के जीवन परिचय के विषय में थोड़ा संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। प्रसिद्ध कहानीकार, लेखक, उपन्यासकार, कथाकार, निबंधकार, विचारक श्री जैनेंद्र का जन्म सन 1905 ईस्वी में जिला अलीगढ़ के कोड़ियागंज नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री प्यारेलाल और माताजी का नाम श्रीमती रामदेवी था। जैनेंद्र जी जब केवल 2 वर्ष के थे तब उनके पिताजी का देहांत हो गया था। माता एवं मामा जी ने मिलकर के उनका पालन पोषण किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में हुई। उनका नामकरण भी इसी संस्था में हुआ। उनका बचपन का नाम आनंदीलाल था, किंतु जब इन्होंने गुरुकुल में प्रवेश किया तब इनका नाम जैनेंद्र लिखवाया गया। सन 1912 ईस्वी में उन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया और 1919 ईस्वी में मैट्रिक परीक्षा पंजाब से उत्तीर्ण किया तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण की। सन 1921 ईस्वी में इन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए। 1921 से 1923 ईस्वी तक इन्होंने माताजी की सहायता से व्यापार किया, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, कभी व्यापार चलता है, कभी व्यापार नहीं चलता है। किसी को व्यापार में सफलता मिलती है, किसी को व्यापार में सफलता नहीं मिलती है। वही हाल इनकी भी हुई, इन्हें व्यापार में सफलता नहीं मिली। सन 1923 ईस्वी में ही वे नागपुर चले गए। इन्होंने राजनीतिक पत्रों के संवाददाता के रूप में भी कार्य किया। जेल यात्रा भी की। जीविका की खोज में ये भटकते रहे। अंत में कलकत्ता भी गए और सफलता न मिलने पर वहाँ से वापस आ गए। घर आने पर यह स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य में जुट गए। जैनेंद्र जी गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे। सत्य और अहिंसा इनका भी मंत्र था। उनकी पहली कहानी सन 1928 ईस्वी में खेल शीर्षक से प्रतिपादित हुआ, विशाल भारत में प्रकाशित हुई। यह इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी। सन 1929 में उनका पहला उपन्यास परख प्रकाशित हुआ, जो काफ़ी लोकप्रिय था, जिस पर हिंदुस्तान अकादमी ने 500 रुपये पुरस्कार दिए थे। तुम्हें मालूम है कि 500 रुपये आज से 100 साल पहले बहुत होते थे। जैनेंद्र जी मनोविश्लेषणवादी कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। इन्होंने प्रेमचंद के बाद हिंदी कहानी को एक नया आयाम देने का मौलिक प्रयास किया। यदि वे प्रेमचंद जी के संपर्क में थे, परंतु उन्होंने उनका अनुसरण नहीं किया। उन्होंने कहानी को घटना के स्तर से ऊपर उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने कथा वस्तु को सामाजिक धरातल से उठाकर व्यक्ति और मनोविश्लेषणवाद की धारा में प्रभावित कर दिया। उनकी रचनाओं पर गांधी जी का स्पष्ट प्रभाव था। वे अहिंसावादी दार्शनिक, सत्य विचारक तथा साहित्य दार्शनिकता की पृष्ठभूमि पर खड़े थे। दिल्ली में रह करके इन्होंने स्वतंत्र रूप से साहित्य साधना में लग गए। साहित्य का वह पुजारी अर्थात कथानक जैनेंद्र कुमार जी का सन 1928 ईस्वी में 24 दिसंबर को मृत्यु हो गया। उस समय पूरा भारत
जैसा कि आप जानते हैं, साहित्य क्षेत्र में इनके योगदान से सब अचंभित थे, शोकमग्न हो गया। वैसे जैनेन्द्र जी का पार्थिव तत्व तो विलीन हो गया, लेकिन उनकी जो रचनाएं थी, उनके जो उपन्यास थे, उनकी जो कृतियां थी, वह उन्हें अमर कर दिया। तो मैं उनकी कुछ रचनाओं का नाम बता रहा हूँ। जैनेन्द्र जी, जैसा कि हम जानते हैं, कहानीकार हैं, परंतु उन्होंने हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। सबसे पहले मैं तुम्हें उपन्यास के रूप में जैनेन्द्र जी को बताता हूँ। उन्होंने परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा इत्यादि उपन्यास की रचना रच करके प्रसिद्धि को प्राप्त की है। यदि हम उनके कहानी संग्रह को देखें तो कहानी संग्रह में उनकी अनेक कहानियाँ आती है, जैसे फांसी, जयसंधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब इत्यादि इनकी कहानियों का संग्रह है जो अलौकिक है। निबंध संग्रह में देखते हैं प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रिय, मनमत, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार जैसे इन्होंने निबंध रचना रच करके अमर कृति को प्राप्त हुए हैं। यदि हम इनके संस्करण को देखें तो ए और वे दो प्रकार के इन्होंने संस्करण को लिखा है। भाषा शैली, जैनेन्द्र जी की भाषा को हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं। उनके द्वारा लिखित उपन्यासों और कहानियों को विचारों में स्थान पर भावों की प्रधानता दी गई है, वहीं दूसरी ओर उनके निबंधों में विचार एवं चिंतन की प्रधानता दिखाई देती है। जैनेन्द्र जी की भाषा विषय के अनुरूप और परिवर्तित है। जिस स्थान पे जैसा उन्होंने मौका देखा वैसा ही भाषा उसमें प्रयोग किया है। उनकी भाषा विषय के अनुकूल स्वतः परिवर्तित हो जाती है। यह उनकी भाषा का रचनाओं में व्यक्त करने का अपना उदाहरण था। गंभीर स्थलों पर उनकी भाषा गंभीर हो जाती है, वहाँ वाक्य बड़े बड़े तथा तत्सम शब्दों की प्रचुरता दिखाई देती है, किंतु जहाँ वर्णनात्मक होती है वहाँ उनकी भाषा सरल और व्यवहारिक हो जाती है। श्रेष्ठ कहानीकार, उपन्यासकार एवं निबंधकार जैनेन्द्र कुमार अपनी चिंतन, विचारधारा और आध्यात्मिक तथा सामाजिक विश्लेषण के कारण चतुर्दिक लोकप्रियता को प्राप्त हुए। जैनेन्द्र जी एक चतुर्मुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उनकी साहित्य को हम अपने साहित्य के क्षेत्र में यदि हम देखें तो ऐसी साहित्य रचना अद्वितीय साहित्य रचना के रूप में मानी जाती है। यह कहानी आध्यात्मिक शैली में लिखी गई है, जिसका वाचन मैं थोड़ी देर के बाद करूँगा। अब हम तुम्हें इस कहानी का उद्देश्य बताने जा रहा हूँ। कहानी का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इन्होंने कहानी लिखी है, उसका संक्षिप्त परिचय मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जैसा कि तुम जानते हो, कोई भी कहानी, कोई भी कविता किसी उद्देश्य से रची जाती है, लिखी जाती है। उसी तरह से जैनेन्द्र जी की यह कहानी भी एक उद्देश्य से भरी हुई है। प्रत्येक कहानी की तरह ही उद्देश्य से युक्त यह कहानी है। जो बिना किसी उद्देश्य की कहानी लिखी जाती है या रचना की जाती है वह व्यर्थ होती है, उस पर कोई विचार नहीं करता है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने जीवन के यथार्थ दर्शन को चित्रित किया है। इस कहानी में कहानीकार ने एक गरीब तथा ग्रामीण बालक की कथा को दिखाया है, उसकी समस्या को दिखाया है। कलात्मक तथा भावात्मक दोनों ढंग से इस कहानी को दिखा करके उन्होंने अपनी रचना को अमर कर दिया है। अपना अपना भाग कहानी का उद्देश्य यह दर्शाता है कि जहाँ एक ओर भयंकर
गरीबी, भूखमरी पड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर लोगों के मन में गरीबों के प्रति क्रूरता है। जरा सा भी उनके प्रति सहृदयता नहीं दिखाई देती है। लेखक का मित्र गरीब पहाड़ी बालक की सहायता करना चाहता है, लेकिन उसका कोई साथ नहीं देता है और अंत में उपेक्षा का शिकार होकर के वह पहाड़ी बालक मर जाता है। तो इस तरह से कहानी का उद्देश्य, जैसा कि तुमने देखा, लेखक ने अपने उद्देश्य परिचय में बताया है। अब हम कहानी की शीर्षक की सार्थकता पे तुम्हें प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसा कि तुम जानते हो, कहानी का शीर्षक है अपना अपना भाग्य। शीर्षक ध्यान देना, शीर्षक वह होता है जो कहानी के चारों तरफ, आगे पीछे नीचे ऊपर मध्य में केंद्रित हो जाता है और उससे वह कहानी की सार्थकता को व्यक्त कर देता है। इस कहानी में भी यही है। कहानी के तत्व में शीर्षक कहानी या शीर्षक कहानी का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। किसी भी साहित्य की सफलता में शीर्षक का काफ़ी महत्व होता है। बिना शीर्षक के वह कहानी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि शीर्षक को देखने से ही पता चल जाता है कहानी किस प्रकार की होगी, कहानी किस तरफ मोड़ लेगी और कहानी का रूप क्या है। तो यहाँ भी लेखक ने वही दर्शाया है। प्रारंभ में पाठक सर्वप्रथम शीर्षक को ही पढ़ता है और उसी के कहानी के उसी के आधार पर वह तय करता है कि कहानी आगे पढ़ी जाए या कहानी न पढ़ी जाए, कहानी अच्छी है या कहानी अच्छी नहीं है। कहानी का शीर्षक अपना अपना भाग कहानी के अनुरूप है। कहानी में गरीब लड़के को उसके हालत तथा भाग्य के भरोसे, ध्यान देना, कहानी में गरीब लड़के को उसके हालत तथा भाग्य के भरोसे ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और लेखक और लेखक का मित्र कमरे में जाकर के आराम से अपने रात को व्यतीत करता है, लेकिन ज़रा सा भी नहीं सोचता है कि उस गरीब बालक का क्या हुआ होगा। अंत में लेखक कहता है कि उस लड़के के भाग्य में वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़े कपड़े की कमीज थी। आदमियों की दुनिया में बस यही उपहार उसके पास छोड़ गया था, जो कहानी के शीर्षक की सार्थकता को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है और इस तरह से कहानी को एक लोकप्रियता की धारा में बहा देता है। अब मैं तुम्हें कहानी का सारांश बताने जा रहा हूँ। कहानी का सारांश जान लेने से भी कहानी में एक नया तत्व दिखाई देने लगता है, कहानी समझ में थोड़ी आने लगती है। इसलिए कहानी पढ़ने से पहले मैं तुम्हें कहानी का सारांश बताने जा रहा हूँ। लेखक अपने मित्र के साथ नैनीताल में संध्या के समय घूमने का आनंद ले रहा है। ठंड शुरू हो गई थी। लेखक वापस अपने कमरे में जाना चाहता था, लेकिन लेखक के मित्र ने सड़क पर पड़ी हुई बेंच पर बैठा लेता है और वे दोनों वहीं पे बैठ लेते हैं। धीरे धीरे चारों तरफ कोहरा छा जाता है। उन्हें कोहरे में एक काली छाया आती दिखाई देती है। वह एक पहाड़ी लड़का होता है जो दूर से भागता दौड़ता हुआ चला आ रहा था। नंगे पैर, नंगे सिर, नंगा बदन, एक काली छाया मूर्ति की तरह से बढ़ी चली आ रही थी। वह जाना किधर चाहता था, लेकिन उसके पैर किधर पड़ रहे थे
उसे मालूम नहीं। उम्र मात्र 10-12 वर्ष की रही होगी। गोरा रंग का चेहरा था, गोरे रंग का बदन था, लेकिन मैल से काली हो गई थी। आंखें बड़ी थी, सुंदर थी, लेकिन सूनी दिखाई दे रही थी। मित्र उसे बुला करके कुछ जानकारियां लेता है। लेखक को पता चलता है कि वह बालक गांव का रहने वाला है। गांव में उसके माता पिता, भाई बहन रहते हैं और वह गांव से भाग करके शहर में आ गया है। लेखक जब उससे पूछता है कि तुम गांव से शहर में क्यों भाग करके आ गए, तो वह कहता है कि गांव में माता पिता हैं, भाई बहन हैं, सब कुछ है, लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है, कोई व्यवसाय नहीं है, पैसे नहीं हैं, इसलिए वह पैसा कमाने के लिए यहाँ पे चला आया है। उसका एक साथी भी था, वह भी उसके साथ आया था और उसी के साथ होटल में काम करता था। लेखक के पूछने पर उसने कहा उसे खाने के लिए जूठा खाना मिलता है, रहने के लिए वह वहीं कहीं सो लेता है और 1 रुपया महीना उसको तलब मिलती है। मित्र को दया आती है, वह उसे अपने वकील दोस्त के होटल में पहुंचता है लेकर के और उस लड़के को नौकरी पर रख देने का आग्रह करता है, लेकिन वकील मित्र उसे ठुकरा देते हैं। भयानक ठंड से सिकुड़ते हुए लेखक और उसका मित्र अपने होटल में चला जाता है और लड़का भागता हुआ फिर सड़क की तरफ चला जाता है। भयानक ठंड में सिकुड़ते हुए दोनों लड़के के बारे में बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। सुबह जब वे वापस चलते हैं और मोटर में सवार होते हैं तो समाचार मिलता है कि वह लड़का कल रात सड़क के किनारे ठंड से ठिठुर ठिठुर करके मर गया। मरते समय उसके शरीर पर वही काले चिथड़ों की एक कमीज थी। बताने वालों ने यह भी बताया कि गरीब के मुंह, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ़ ही बर्फ़ जमी थी। ऐसा लगता था जैसे मानो प्रकृति ने दुनिया की बेहयाई को छिपाने के लिए उसके शरीर पर एक सादा कफन का चादर दे दिया है। और इस तरह से उस बालक की मृत्यु को देख करके वे लोग अपने मन में सोचने लगते हैं और कहते हैं अपना अपना भाग्य, उसके लिए यही जगह, यही स्थान, यही निश्चित समय था। और इस तरह से वे दोनों फिर मित्र अपने गाड़ी में बैठ करके चले जाते हैं। तो इस तरह से कहानी का सारांश तुमको मैंने अपना भाग्य दिखाया। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर हम कहानी का वाचन करेंगे और इस तरह से आज मैं तुम्हें धन्यवाद देते हुए यहीं पर अपना वाचन कार्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।